नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपकी नेट की परीक्षा आने ही वाली है, अब 1-2 दिन मात्र बचे हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, और उसकी मैं व्याख्या करूँगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट से उठाए हैं, और यहाँ पे मैं कला के साथ साथ जो राजनीति है उसको भी डिस्कस करूँगा। तो पहला प्रश्न है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, महायान बौद्ध के बारे में है। महायान जो इसका एक सेक्ट है, जैसा आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म के 2 सेक्ट हैं, हीनयान और महायान बोलते हैं उसे। तो इसमें से आपको ऑप्शन जो दिए हैं वो कोड में हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में होंगे, कोड्स में आंसर होंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट ही आजकल नेट में पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं? तो महायान बौद्ध मत की विशेषताएं पूछी हैं। ऑप्शन में दिया है बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। अब जैसा आपको पता होगा, जो बुद्धिज़्म में जो 2 सेक्ट हैं, हीनयान और महायान, हीनयान को आप बोलते हैं लेसर व्हीकल बोला जाता है, और महायान को बोला जाता है हायर व्हीकल बोल सकते हैं, या अपर व्हीकल बोला जाता है। तो ये जो हीनयान और महायान बना है वो बना ही इस शर्त पे है। महायान क्यों अलग हुआ? क्योंकि यहाँ पे मूर्ति पूजा और उपासना स्टार्ट हो जाती है बुद्धिज़्म में, जबकि जो बुद्धिज़्म है, जो हीनयान है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। तो इसमें बुद्ध को माना गया है देवता के रूप में, उनको भगवान माना गया है बुद्ध को महायान में, और बोधिसत्व के पथ पर चलने के लिए बोला गया है। मतलब पूरे के पूरे समाज का जो ज्ञान वृद्धि है वो पूरे समाज को लेके चलने की बात की गई है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर। इसलिए यहाँ पे मूर्ति उपासना और अनुष्ठान जितने भी, जैसे जो हमारे वैदिक धर्म में होते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो महायान है, जो इसका सेक्ट है, वो वैदिक धर्म से प्रभावित हो जाता है समय के साथ, और इसलिए इसमें मूर्ति पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, और ऑप्शन हो जाएगा 4th A, B और C। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्तिकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मूर्ति निर्माण के संबंध में चर्चा है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इस कला की चर्चा की गई है। मौर्य काल में पत्थर मिट्टी की मूर्तियां तो मिली, लेकिन धातु की नहीं मिलती। मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। तो ये मैंने जब आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ पढ़ाई थी, उसमें मौर्यकालीन जो हमारी संस्कृति थी, जो कला थी, उसकी हमने बात की थी, उसमें सब इसके बारे में मैंने बात भी की है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमको मूर्ति निर्माण से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसकी चर्चा पाणिनि ने भी की है अपनी अष्टाध्यायी में। और मौर्य काल में हमको धातु निर्मित मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, हमको पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। और उस समय एक विधि प्रचलित है जिसका नाम है चिपकवा विधि, और इस तरह से हमारे चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन C। अब अगर हम चिपकवा विधि को देखें तो मौर्य काल में जो मूर्तियां हैं उनके निर्माण के लिए इसको यूज़ किया जाता था, और इसमें आप उंगली और चुटकियों का इस्तेमाल करके सांचे में ढालकर मूर्तियों को बनाया जाता था। तो मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के जो विषय हैं वो क्या हैं? पशु पक्षी हैं, खिलौना है, मानव है, और आपको इसमें धार्मिक मूर्तियाँ नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह से जो मृण मूर्तियाँ हैं मौर्यकालीन समाज की, वो गैर धार्मिक, उनका उद्देश्य है मृण मूर्तियों का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाया गया, साथ ही उन्हें विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया? गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती, या इनमें से कोई नहीं? अब अगर हम बात करें गंधार कला की, तो यहाँ पे आपको इमोशंस देखने को नहीं मिलते। इसमें जितनी भी बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं उसमें आपके जितनी भी मूर्तियाँ, उसमें आपको चेहरे पे भाव नहीं दिखेंगे, जबकि मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं उसमें आपको इमोशंस देखने को मिलते हैं, उस पर चेहरे पे भाव देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा ये होगा मथुरा कला। और अगर अमरावती की बात करें तो इसमें हमको यूज़ हुआ है वाइट मार्बल इसका मटेरियल है अमरावती की कला में। चौथा प्रश्न है, मुगल काल की चित्रकला के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में छवि चित्रों के निर्माण के साथ साथ मुर्क्का शैली तथा अलंकृत हाशिए का विकास हुआ।
चित्रों में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। जहांगीर काल में बनने वाले चित्रों में आवश्यकता से अधिक अलंकरण का उपयोग होने लगा। तो अगर हम बात करें ये मुगलकालीन चित्रकला के ऊपर प्रश्न है, और अगर हम बात करें अलंकरण की, तो अलंकरण का उपयोग शुरू होता है शाहजहां के समय में। शाहजहां के टाइम पे बहुत ज़्यादा अलंकरण शुरू हो जाता है चित्रकारी में। तो इस तरह से ये हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा सही है, क्योंकि हमको पता है मुरक्का शैली क्या है। मुरक्का है एल्बम, ये एल्बम की बात कर रहा है, और एल्बम जो है ये इससे पहले भी शुरू हो चुका था हालांकि, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। और हमको पता है जहांगीर के पास खुद का एक एल्बम था, तो ये एल्बम वाली जो शैली है इसका विकास होता है जहांगीर के समय में। रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होने लगते हैं, और ये छवि चित्रों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी कि जो शैडो वाला जो स्टाइल है चित्रकारी का वो शुरू होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक तरफ अब यहाँ पे हमको मुगलकालीन चित्रकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियाँ दी हैं, जो शासकों ने उनको उपाधियाँ प्राप्त दी थी। अब्दुस्समद, मंसूर, अबुल हसन, दूसरी तरफ दिया है नादिरुज़्ज़मा, नादिरुल अश्र और शीरी कलम। हमको इसको मैच करना है। तो ये जो अब्दुस्समद है, ये अब्दुस्समद अकबर के समय का चित्रकार था, और बाकी दोनों जो नाम दिए हैं मंसूर और अबुल हसन, ये दोनों जहांगीर के समय के हैं। तो ये अब्दुस्समद को उपाधि दी गई थी शीरी कलम की, क्योंकि इसने कुरान का जो 14th चैप्टर है, 14th चैप्टर कुरान का, उसको इसने मशरूम के सीड के ऊपर पूरा, मशरूम के बीज के ऊपर पूरा इसको लिखा था, इसका चित्रण किया था। तो इस तरह से इसको जो उपाधि मिली है वो है शीरी कलम। मंसूर जो है, मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिरुल अश्र की, और अबुल हसन को उपाधि दी गई थी नादिरुज़्ज़मा की। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए के नीचे 3 और बी के नीचे 2, और ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्राह्मो समाज के ऊपर। ब्राह्मो समाज के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कर सही का चयन करें। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो जो ब्राह्मण समाज है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है, और इसको अगर हम देखें तो ये मोनोथीज्म की तरफ है, यानी कि ये एक ईश्वरवाद की तरफ झुकता है। और इसने जो है वेदों को त्रुटिहीन नहीं माना है, मतलब इसने बोला है कि वेदों का जो आधार है उसको अस्वीकार किया है, यानी कि ये थर्ड वाला हमारा गलत हो जाएगा। और पुरोहित वर्ग को भी इसने अस्वीकार किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। 7th क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में गलत का चयन करें। ये मध्यकालीन शिक्षा के ऊपर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम शिक्षा पद्धति में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, एकदम सही है। मुस्लिम शिक्षा के अध्ययन शुरू करने से पहले बालक को बिस्मिल्लाह खानी की रस्म करनी होती थी, ये भी सही है। और अगर हम देखें बिस्मिल्लाह खानी की जो रस्म है, अगर हम 16 संस्कारों से इसको कंपेयर करें हिंदुओं के, तो उसमें से एक संस्कार आता है उपनयन संस्कार। तो ये उपनयन संस्कार के बराबर है बिस्मिल्लाह खानी। कभी कभी पूछा सकता है कि अगर हिंदुओं में जो उपनयन संस्कार है उसको मुसलमानों में क्या बोलते हैं, तो बिस्मिल्लाह खानी है। उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे थे, ये भी एकदम सही बात है। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को उस्ताद कहा जाता था, ये गलत है। तो उस्ताद किसको कहते थे, उस्ताद जो होते थे वहाँ के जो टीचर्स होते थे उनको उस्ताद बोला जाता था, ना कि स्टूडेंट्स को। तो ये गलत हो जाएगा। और थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ इसके ऊपर, मध्यकालीन शिक्षा के ऊपर एक मदरसा बना है खैरुल मंजिल। ये खैरुल मंजिल नाम का मदरसा बनाया है किसने, महामंगा ने। अकबर के समय में महामंगा ने खैरुल मंजिल नाम का एक मदरसा बनाया था। और बैतुल उलूम नाम की एक लाइब्रेरी बनी है, बैतुल उलूम। ये बैतुल उलूम लाइब्रेरी है, ये याद रखना आप लोग, लाइब्रेरी है। और ये बनाई है जेबुन निशा ने। जेबुन निशा कौन थी, जेबुन निशा
औरंगज़ेब की बेटी जेबुन्निसा ने ये लाइब्रेरी बनवाई है। तो ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बताया, फैक्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बैतुल उलूम नाम की लाइब्रेरी है, जबकि खैरुल मंजिल मदरसा है महामंगा ने बनाया, और बैतुल उलूम जो है लाइब्रेरी है जो कि जेबुन्निसा ने बनवाई है। 8th क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा के ऊपर है। अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे आयोग बने थे, उनके ऊपर ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वुड घोषणा पत्र, हंटर आयोग, कर्जन और हरतोग। अब ये जो प्रश्न है ये इतिहास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो पेपर 1 में भी हायर एजुकेशन का जो चैप्टर है उसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें भी पूछा जाता है। वुड घोषणा पत्र मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की। हंटर आयोग शिक्षा की विषय वस्तु में स्थानीय आवश्यकता को वरीयता दी। कर्जन विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण, और हार्टोग कमीशन वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात। तो वुड घोषणा पत्र में मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की थी, सही बात है। हंटर आयोग जो कि आया है आपका 1882-83 में, और इसमें स्थानीय आवश्यकता को वरीयता दी गई थी। कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग बना था जिसको सर थॉमस रेले ने जिसकी अध्यक्षता की है, और बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट बनता है 1904 में। हार्टोग कमीशन में वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात नहीं की गई है, और हार्टोग जो कमीशन आया है ये आया है आपका 1929 में। 1929 में ये आया है, और इसने फोकस किया है क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे, यानी कि शिक्षा का जो मापदंड है और उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर इसने फोकस किया था। वृद्ध शिक्षा के ऊपर बल देने की ऐसी कोई बात इस आयोग में नहीं की गई थी। 9th प्रश्न है जैन और बौद्ध धर्मों से जुड़ा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। महावीर के संघ में स्त्रियों को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त थे, सही बात है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश सदैव वर्जित रहा। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को कैवल्य प्राप्त नहीं होता था, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो बौद्ध संघ है इसमें स्त्रियों का प्रवेश सदैव वर्जित रहा, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन काल में ही एक स्त्री का नाम आता है महाप्रजापति गौतमी। इनको संघ में प्रवेश मिलता है, और जो आनंद जो बुद्ध के एक अनुयायी हैं आनंद, उनके आग्रह पे गौतम बुद्ध ये अनुमति देते हैं कि महाप्रजापति गौतमी जो है वो संघ में प्रवेश कर सकती हैं। तो ये सदैव वर्जित रहा, ये एकदम गलत है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन भारत से जुड़े हुए दार्शनिक, और दूसरी तरफ हमको उनके खोज को मिलन करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। आर्यभट्ट शून्य अंक की खोज, भास्कराचार्य पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा, बौधायन पाई के मान का परिकलन, और ज्ञानदेव सांप सीढ़ी का खेल। तो अगर हम इसको मैच करें तो आर्यभट्ट ने ही की थी शून्य की खोज, भास्कराचार्य द्वारा ये पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा का बताया गया है, और बौधायन ने पाई के मान का परिकलन किया है, और ज्ञानदेव ने ही सांप सीढ़ी का खेल खोजा था। एक तरह से उनकी देन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4। अब ये 11वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसके द्वारा विदेशों में भेजे गए धर्म प्रचारकों का उल्लेख मिलता है। अब ये अशोक के जो जितने भी शिलालेख हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ना एक प्रश्न तो वहाँ से बनता ही है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शिलालेख हैं जिनमें हमको विदेशी राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने अपने धर्म प्रचारक के लिए वहाँ पे अपने प्रचारक भेजे थे। 2 और 3, 1 और 8, 2 और 13, 1 और 8, 2 और 3, 9 और 13। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 2 और 3। रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट की बात कर रहा है, यानी कि शिलालेख की जो बात कर रहा है उसमें दूसरा और तीसरा हमको ये बताते हैं कि उसने विदेशों में अपने बहुत सारे धर्म प्रचारक भेजे थे, और इनके नाम भी हमको मिलते हैं। इनके नाम अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में उसने किसको भेजा है, कहाँ कहाँ उसने भेजा है उसके नाम हमको मिलते हैं। महाराष्ट्र में उसने भेजा है महाधर्म रक्षित को,
महाधर्म, ये कई बार पूछ लिया जाता है, महाधर्म रक्षित, ये भी कई बार हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में बन जाए। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा है, तो महाराष्ट्र में भेजा है। इसी तरह से यवन देश, यवन देश यानी कि बात कर रहा है ग्रीस की, यवन देश में उसने भेजा है महारक्षित को। तो महाधर्म रक्षित और महारक्षित दो हो गए। इसके अलावा उसने कश्मीर भेजे, उसने श्रीलंका भेजा, श्रीलंका में तो उसने अपने पुत्र को ही भेजा था, महेंद्र को, और कश्मीर में उसने भेजा है मज्झंतिक को। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा एक जो जितना भी ये विवरण है कि उसने विदेशों में अपने धर्म प्रचार के लिए प्रचारक भेजे, इसको एक विद्वान हैं जिनका नाम है रिच डेविड्स, ये इसको झूठ बतलाते हैं, मतलब ये इसको नहीं मानते इस बात को कि उसने ऐसा किया होगा। और रिच डेविड्स ने एक पुस्तक भी लिखी है, कौन सी, बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया लिखी है पुस्तक। तो बुद्धिस्ट इंडिया में इन्होंने ऐसा बोला है कि क्योंकि यवन देश में अपना खुद का एक ऐसा उनका धर्म था, तो वहाँ पे शायद इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि अपने किसी धर्म प्रचारक को वहाँ भेजा हो। वहाँ के जो राजा थे वो अपने धर्म को लेके काफ़ी जागरूक थे, तो इसके पूरे विवरण को रिच डेविड साहब ने गलत बोला है, इसको नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 12 समुद्रगुप्त के ऊपर है। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विवरण हमको कहाँ कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, समुद्रगुप्त के सिक्के और प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र। तो जब हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक बार मैंने और क्वेश्चन में कराया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है हालांकि है समुद्रगुप्त की ही, हरिसेन ने लिखी है, लेकिन इसमें इसके अश्वमेध यज्ञ का हमको विवरण नहीं मिलता। हमको समुद्रगुप्त के जो किया हुआ अश्वमेध यज्ञ है उसका विवरण हमको उसके बारे में पता चलता है उसके सिक्कों से। तो उसके सिक्कों से तो पता चलता ही है, साथ ही साथ जो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है उसमें भी इसका उल्लेख हुआ है, और प्रभावती गुप्ता का पूना जो ताम्रपत्र है उसमें भी इसका उल्लेख हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नालंदा के ऊपर है। नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग ने जो समय बिताया था, जिस समय हुएनसांग आया था उस समय वहाँ का कुलपति कौन था, चंद्रपाल, प्रभामित्र, शीलभद्र या धर्मपाल। तो इस समय जिस समय ये हुएनसांग आता है यहाँ पे और 18 महीने यहाँ पे अध्ययन करता है, 18 मंथ्स वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, और वहाँ पे इस समय जो कुलपति है वो शीलभद्र है, और शीलभद्र से पहले जो कुलपति थे वो थे धर्मपाल। तो ये धर्मपाल जो है शीलभद्र के पहले कुलपति भी था और शीलभद्र का गुरु है धर्मपाल। तो धर्मपाल भी याद रखना है, हालांकि धर्मपाल कई बार हो सकता है पूछ ले। तो धर्मपाल जो था वो किस तरह से कनेक्टेड है शीलभद्र से, शीलभद्र का गुरु है और शीलभद्र से पहले नालंदा का कुलपति था। इसके अलावा थोड़ी अगर मैं बात करूं हुएनसांग के ऊपर, तो हुएनसांग ने जैसे यहाँ पे 18 महीने अध्ययन किया है, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये महायान बुद्धिज़्म का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था, जबकि यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म के साथ साथ और भी बहुत सारी पढ़ाई की जाती थी, हीनयान धर्म की भी यहाँ पे पढ़ाई होती थी, लेकिन ये प्रमुख रूप से महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। और 9वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो जावा सुमात्रा का एक शासक हुआ है जिसका नाम है बालपुत्र देव। उसने यहाँ एक मठ बनवाया और उसके निर्वाह के लिए उसने अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश का उस समय शासन था, देवपाल का। हम बात कर रहे हैं 9वीं सदी की। तो देवपाल का शासन था जो कि पाल नरेश है, पाल वंश का शासक है, और जो जावा सुमात्रा का शासक बालपुत्र देव है उसका मित्र भी है। तो बालपुत्र देव जो है देवपाल से ये आग्रह करता है कि उसने जो मठ बनवाया है नालंदा विश्वविद्यालय के पास, उसके निर्वाह के लिए उसको कुछ गांव जो है वो दान में दे दिए जाए इस मठ को। तो पाल नरेश जो देवपाल है वो कुछ 5 गांव जो है वो इस मठ को दे देता है दान में, और उससे इसका निर्वाह होता रहता है। अब आगे चल के जब पाल शासकों का वर्चस्व बढ़ता है तो 11वीं शताब्दी में आते आते इस नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व खत्म हो जाता है, और उन्होंने एक विश्वविद्यालय बसाया है विक्रमशिला, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 14वां प्रश्न है, इन शासकों और उनके अभिलेखों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अमोघ वर्ष, इंद्र तिथि, ये सारे के सारे राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहा है।
राष्ट्रकूट शासक हैं ये। इंद्र तृतीय, गोविंद द्वितीय, कृष्ण तृतीय। तो अमोघ वर्ष का संजन अभिलेख है, ये हमको अच्छे से पता है क्योंकि अमोघ वर्ष का जो संजन अभिलेख है उसमें हमको रामगुप्त के बारे में भी पता चलता है। इंद्र तृतीय का कमालपुर अभिलेख है, सही बात है। गोविंद द्वितीय का सांगली लेख नहीं है, ये सांगली लेख जो है ये किसका है, ये है गोविंद चतुर्थ का। तो सांगली अभिलेख जो है ये गोविंद चतुर्थ का है। कृष्ण 3 का कोल्हापुर, देवली और कर्नाटक के लेख हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि जो गोविंद द्वितीय सांगली लेख है ये सही से मैच नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोह और उनके नेताओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खासी विद्रोह तीरथ सिंह, कोल विद्रोह गंगा नारायण और बुद्ध भगत, संथाल विद्रोह सीधू और कान्हू, भील विद्रोह गोमधर कुंवर। तो ये जितने भी विद्रोह हैं पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड हैं, और ये आपके खासी विद्रोह जो है तीरथ सिंह इसके नेता थे, सही बात है। खासी विद्रोह कहाँ हुआ है? ये हुआ है मेघालय की बात है। खासी हिल अगर आपने सुना होगा, मेघालय में है, तो ये वहाँ पे ये विद्रोह होता है। और ये जो तीरथ सिंह हैं ये सरेंडर कर देते हैं 1833 में। 1833 में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं इस शर्त पे कि इनको फांसी की सज़ा ना दी जाए, तो इस शर्त पे ये सरेंडर कर देते हैं। कोल विद्रोह जो है ये इसके जो लीडर हैं गंगा नारायण और बुद्ध भगत हैं, गंगा नारायण और बुद्ध भगत। और ये जो कोल विद्रोह हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर में हुआ है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोल विद्रोह होता है। और ये विद्रोह होता है किस बात पे? प्रोडक्शन टैक्स जो है लिया जाना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। किस पे? चावल से जो शराब बनाते थे उस पर वो लोग प्रोडक्शन टैक्स उन्होंने लगा दिया था, जिसकी वजह से ही विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह के नेता सीधू और कान्हू हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। भील विद्रोह जो हुआ है इसके नेता गोमधर कुंवर नहीं है। ये गोमधर कुंवर किससे रिलेटेड हैं? गोमधर कुंवर हैं अहोम से, यानी असम के विद्रोह से रिलेटेड हैं गोमधर कुंवर। और जो भील विद्रोह हुआ है इसके नेता थे दशरथ, सेवराम और दौलत सिंह। दशरथ, सेवराम और दौलत सिंह। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th। 16वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के विषय में गलत का चयन करें। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया इन्होंने, और लेकिन पुराणों को स्वार्थी मनुष्यों की कृति बताया है। बी ऑप्शन है, जाति प्रथा का विरोध किया लेकिन वर्ण व्यवस्था को सही माना है। सी ऑप्शन है, आगे चलकर लाला हंसराज, गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद इनके रास्ते पर चले। डी ऑप्शन है, धर्म परिवर्तन का इन्होंने विरोध किया। तो इसमें से जो धर्म परिवर्तन का इन्होंने विरोध किया ये गलत है। धर्म परिवर्तन का विरोध नहीं करते, जबकि इनके समय में एक मूवमेंट शुरू होता है, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धिकरण शुरू होता है। और ये शुद्धिकरण वही मूवमेंट है जिसके ज़रिए जो भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए थे उनको वापस से हिंदू धर्म में लिया जाना शुरू किया इन्होंने, और शुद्धि मूवमेंट उन्होंने शुरू कराया, जिसको आगे चल के स्वामी श्रद्धानंद ने काफ़ी इसके ऊपर कार्य किया है। तो ये जो धर्म परिवर्तन का विरोध किया ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था उन्होंने, लेकिन पुराणों को स्वार्थी मनुष्यों की कृति बताया, ये भी एकदम सही बात है, याद रखना है। हालांकि हम केवल बस ये पढ़ते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया उन्होंने, और ये भूल जाते हैं कि पुराणों की भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई की है, और पुराणों को जो है ऐसा बताया कि स्वार्थी मनुष्यों की कृति है। जाति प्रथा का विरोध किया ये हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने सपोर्ट किया है, उसको सही माना है। तो ये याद रखना है, वर्ण व्यवस्था को सही माना है, जाति प्रथा का खाली विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्जन द्वारा 1902 में बनाए विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता सर थॉमस रैले ने की थी। इसका हिस्सा कौन से 2 भारतीय बने? सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी, सैयद अहमद खान और सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन, AP सिन्हा और गुरदास बनर्जी। तो ये जो अध्यक्षता हुई है ये बात कर रहा है आपसे यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कर रहा है, आगे चल के यूनिवर्सिटी एक्ट बन जाता है। और ये जो थॉमस रैले थे ये इसके लॉ मेंबर थे, इसकी परिषद के, और इनके साथ कार्य किया है सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी ने। अब ये जो गुरदास बनर्जी हैं ये जज हैं हाई कोर्ट कलकत्ता के, हाई कोर्ट कलकत्ता के उस समय के ये जज थे।
ये हमको याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछ लेगा कि वो किस पद पे थे, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी इस आयोग के एक सदस्य थे। और 18वां प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध से पूर्व अपने थके सैनिकों को उत्साहवर्धित करने के लिए जिहाद का नारा देते हुए शराब छोड़ने का वादा करते हुए सभी मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त कर दिया? बजौर का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? अब ये जितने भी युद्ध हैं अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले बजौर का युद्ध होता है 1519 में। 1519 में बजौर का युद्ध है जिसमें सबसे पहले गन पाउडर का यूज़ किया है बाबर ने। और इसके बाद खानवा का जो युद्ध किया है इसने किया है 1527 में। और इन दोनों के बीच में आता है प्रसिद्ध पानीपत का जो युद्ध है जो कि 1526 में हुआ इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है और घाघरा का युद्ध जो है ये हुआ है 1529 में। अब इसने जो जिहाद का नारा दिया है ये 2 युद्धों में दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। एक तो चंदेरी के युद्ध में दिया है और दूसरा खानवा के युद्ध में दिया है, दोनों में ही इसने जिहाद का नारा दिया है। लेकिन शराब छोड़ने का जो वादा किया है और जो मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त किया है वो केवल और केवल खानवा के युद्ध में किया है। चंदेरी के युद्ध में ओनली जिहाद का नारा दिया गया है, लेकिन खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा देने के साथ साथ शराब छोड़ने का भी वादा किया है और मुस्लिमों को तमगा से भी मुक्त किया है। तो ये खानवा का जो युद्ध है राणा सांगा के अगेंस्ट जो हुआ है इसमें ऐसा हुआ है, ऐसा इसने बाबर ने इस युद्ध में ऐसा बोला है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।